नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी माह की 5 तारीख को सड़क दुर्घटना में मेरा कंधा फ्रैक्चर हो गया है और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। जैसा कि अभी भी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि बेल्ट लगा हुआ है और इसी तरीके से करीब 1 महीने और मेरा हाथ बंधा रहेगा। मौजूदा वक्त में डॉक्टर की सलाह को मानते हुए मैं भी आराम कर रहा हूं, लेकिन इस दौरान मैं खासकर टीवी लगातार देखता रहता हूं और दिनचर्या के मुताबिक अखबार भी पढ़ता रहता हूं। कल यानी 16 नवंबर को टीवी पर खबरें आ रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ शराबबंदी कानून को लेकर बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में खबर छपी कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में नियम को ताक पर रखकर आउटसोर्सिंग के सभी कार्य एक ही एजेंसी को सौंप दिए गए। तो मुझे लगा कि आप सबों के बीच मुझे आना चाहिए और इस अनियमितता से आप सबों को अवगत कराना चाहिए। मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो न्यूज 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो न्यूज 19 के Facebook पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। अभी मेरे स्क्रीन पर जो अखबार का कटिंग आप देख रहे हैं, उस अखबार की कटिंग को पढ़कर मुझे आप सबों के बीच आना पड़ा। खबरें छपी कि वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुए बिना टेंडर के ही पटना की एक ही एजेंसी को आउटसोर्सिंग का सभी कार्य सौंप दिया गया। सबसे पहले यहां आप यह जान लीजिए कि आउटसोर्सिंग है क्या। दरअसल अस्पताल परिसर के अंदर और बाहर की साफ सफाई, कपड़े की धुलाई, भोजन, जनरेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा प्रहरी प्रदान कराए जाने के कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही कराया जाता है। और इस बीच आउटसोर्सिंग के संचालन के लिए सरकारी आदेश और विभागीय निर्देश के अनुसार सालाना 5 लाख से अधिक की राशि खर्च होने वाले सभी कार्यों के लिए सर्वप्रथम रोगी कल्याण समिति की बैठक की जानी है और बैठक के उपरांत निविदा निकाली जानी है और निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों के बीच नियमानुसार अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संवेदकों को निविदा आवंटित की जानी चाहिए। लेकिन पूर्णिया मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि महज एक पत्र जारी करके पटना की एक ही एजेंसी को आउटसोर्सिंग के सभी कार्य सौंप दिए, जबकि मौजूदा वक्त में यानी पिछले वर्ष इन सभी कार्यों की जिम्मेवारी अलग अलग एजेंसियों को दी गई थी। लेकिन इस वर्ष मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने निविदा निकालने की कोई जरूरत महसूस नहीं की। हालांकि अखबार में छपी खबरों के बाद पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त ने संज्ञान लिया और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब किया है। लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थापना के तुरंत बाद ही लापरवाही के ऐसे मामले का उजागर होना स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी उदासीनता का सवाल खड़ा कर देता है। और यह सवाल प्रमुखता से तब और खड़ा हो जाता है जब महज एक शराबबंदी कानून के लिए 7 घंटे तक बैठक की जाती है। पिछले 6 वर्षों से हत्यारोपी की गिरफ्तारी के बदले शराबी और शराब तस्करों की गिरफ्तारी में पुलिस महकमे की तत्परता दिखती रहती है। तब ऐसे सवाल उठना लाजमी है और खासकर मुख्यमंत्री के समक्ष तो यह सवाल अवश्य ही खड़ा होता है कि जब आप एक शराबबंदी कानून के लिए 7 घंटे तक मैराथन बैठक कर सकते हैं तो क्या कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध 7 घंटे तक की बैठक की गई?
क्या बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए क्या कभी इस तरीके से मैराथन बैठक की गई? नहीं। यहां मैं आपको बताऊं कि होम डिपार्टमेंट यानी बिहार सरकार के गृह विभाग के एक आंकड़े के अनुसार पूरे बिहार में जनवरी 2021 से 30 अक्टूबर 21 के बीच 49,900 मामले शराबबंदी के दौरान दर्ज किए गए। करीब 38,72,645 लीटर शराब भी जब्त किया गया। 12,200 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां जब्त की गई। 62,140 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और दूसरे प्रदेश के 1,590 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। लेकिन मौजूदा वक्त में हत्यारोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, तो फिर पुलिस प्रशासन के साथ साथ कल की मैराथन बैठक पर भी सवालिया निशान लगती है कि शराबबंदी के लिए इतनी तत्परता क्यों और हत्यारोपी की गिरफ्तारी में इतनी लापरवाही क्यों। आपको यहां याद दिला दूं कि हाल के दिनों में इसी माह की 12 तारीख को सरसी थाने के सरसी चौक पर पूर्व जिला परिषद सदस्य और वर्तमान जिला परिषद सदस्य के पति विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारोपी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसी माह की 9 तारीख को मधुबनी जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार बुद्धिनाथ झा को जिंदा जला दिया गया और उस घटना की मूल वजह आज तक सामने नहीं आई। अखबार में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार अकेले पूर्णिया जिले में दर्जनों हत्या के मामले का खुलासा नहीं हो पाया है आज तक। दर्जनों ऐसे केसेज हैं जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी अब तक संभव नहीं हो पाई है। आखिर ऐसा क्यों? हत्यारोपी और अन्य घटना के आरोपी की गिरफ्तारी के बदले सिर्फ एक अभियान के पीछे पूरे बिहार के पुलिस महकमे को लगा देना कहां तक जायज होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन इस बीच पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के स्थापना के तुरंत बाद इस तरीके की अनियमितता का उजागर होना कई सवाल को जन्म देता है कि क्या सिर्फ शराबबंदी कानून के सफल हो जाने से बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? क्या शराबबंदी कानून के सफल होने से बिहार अपराध मुक्त हो जाएगा? क्या सिर्फ शराबी को जेल में डाल देने से हत्याएं रुक जाएंगी? क्या शराब तस्करों की गिरफ्तारी मात्र से ही हत्यारोपी आत्मसमर्पण कर देगा? क्या शराबबंदी की वजह से स्मैकरों की संख्या में गिरावट आ जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि क्या बिहार में बढ़ते अपराध और चरम पर पहुंचे भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की मैराथन बैठक नहीं होनी चाहिए? सरकार की इसी गलत नीति की वजह से कहीं ना कहीं आज अपराधी बेलगाम हो चुका है, तो वहीं प्रशासन भ्रष्टाचारी की कतार में खड़ा हो चुका है। क्या सरकार की इसी नीति के रास्ते बिहार विकास के मार्ग पर चलता रहेगा और क्या बिहार की जनता इसी रास्ते अपने भविष्य की तलाश करती रहेगी? क्योंकि जिस प्रकार सरकार सिर्फ शराबबंदी कानून को लेकर सजग दिख रही है, ऐसे में अन्य विभाग के सरकारी अधिकारी अपनी मर्जी से विभाग को चलाने की छूट मिल रही है उनको। इसलिए मुझे वो कहावत याद आ गई कि मस्त रहो मस्ती में, आग लग जाए बस्ती में। क्योंकि नीतीश जी शराबबंदी को सफल बनाने में मस्त हैं और इधर उनके सरकारी अधिकारी सरकारी कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाने में मस्त हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक यदि न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। धन्यवाद।